हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, इस वक्त चर्चा है बिहार विधानसभा को लेकर। कहते हैं बिहार विधानसभा का इलेक्शन होना है, उसमें एमआईएम अपनी दावेदारी पेश कर रही है वहां पर जोकीहाट विधानसभा में। जोकीहाट विधानसभा में आपको कैसा लगता है? एक अभी जो चर्चा में है वो है मुर्शिद मुखिया कि इस बार एमआईएम जो है टिकट मुर्शिद आलम को देगी। तो इस पर कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, जैसे कि आप अपने तारुफ में ये कहते हुए चल रहे थे कि जोकीहाट जो है वह तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तस्लीमुद्दीन साहब जो है कई दफ़ा विधायक रहे, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज से वो सांसद भी बने और कहीं ना कहीं उनकी मकबूलियत थी और अररिया, जोकीहाट तमाम सीमांचल में उनकी मकबूलियत थी, जिसकी बदौलत जो है उनके साहबजादे सरफराज साहब और इसी तरीके से शाहनवाज साहब भी विधायक बने। उसके बाद जो है शाहनवाज साहब आरजेडी से मामला ख़राब होता है, वो एमआईएम में जाते हैं, एमआईएम उनको टिकट देती है। उसके बाद जो है फिर वो विधायक बनते हैं 2020 में। उसके एक साल या 6 महीने के बाद जो है वो फिर से आरजेडी में आ जाते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनती है, उसमें उसको मंत्री पद दिया जाता है। अभी जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा सियासत है, उसको अगर हम देखें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एमआईएम की बात करें तो मैं समझता हूँ सही नहीं है। एमआईएम तो मैदान में है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी नज़र रखनी पड़ेगी कि उनके बड़े भाई शाहनवाज साहब जो अभी मौजूदा विधायक, उनके बड़े भाई जो हैं सरफराज आलम साहब, वो भी मैदान में हैं और 2025 के जो इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, उसमें मजबूती के साथ वो दावेदारी ठोक चुके हैं और मजबूती के साथ वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2024 का इलेक्शन देखें वो नहीं लड़े। क्या आरजेडी का टिकट से आएंगे? इसमें अभी आप ये फैसला नहीं कर सकते वो आरजेडी से आए, हो सकता आ जाए, इसमें आप फैसला नहीं कर सकते कि वो आरजेडी से आएंगे। तो अभी मौजूदा वक्त में सरफराज साहब, उसके बाद उनके भाई, छोटे भाई शाहनवाज साहब जो कि पूर्व आपदा मंत्री हैं। अब मुर्शिद मुखिया, जो कि आपने मुर्शिद आलम साहब की बात करी, वो जो कि पलासी प्रखंड के शायद मियाँपुर पंचायत से मुखिया है, मौजूदा मुखिया है वो। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है पेज फंसा हुआ है। किसी एक तरफ हम फैसला नहीं कर सकते कि मुर्शिद आलम एमआईएम का टिकट लेकर आएंगे, वो जीत जाएंगे, ये फैसला हम नहीं कर सकते। या हम ये नहीं कह सकते आरजेडी जिसको टिकट दे दे वही जीत जाए, ऐसा भी मुश्किल है। या यूं भी नहीं कह सकते कि सरफराज साहब जिसकी भी टिकट लेके आ जाए वो जीत जाए। अभी मामला 3 तरफा वहाँ पर हुआ पड़ा है। लेकिन अगर इसी बीच में जनसुराज आ जाती है, किसी को टिकट अपनी दे देती है, कहीं ना कहीं वो भी अपनी मजबूती दिखा सकती है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं बिहार के अंदर, हो सकता है वो काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किसका पल्ला भारी है, वो जब इलेक्शन करीब होगा तब पता चलेगा। अब्दुल्ला सालिम साहब, हमने ये देखा है कि एमआईएम को सीमांचल में और ख़ासकर अररिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब जो हैं उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और लोगों तक बात पहुंचाई कि भाई एमआईएम कोई पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी उसके जो है लीडर हैं। तो अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम जो कि एक बहुत ही मशहूर मारूफ आलिम दीन है, वेद पुराण और इस्लामी तालीमात के माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपने बात कही कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जब एमआईएम को ज्वाइन करे थे, तो उस वक़्त अररिया के अंदर शायद कि कोई ऐसा लीडर होगा जो कि एमआईएम को जानता था, या कोई बच्चा होगा। अभी मौजूदा वक्त में एमआईएम को हर बच्चा जानता है, हर घर में लोग जानते हैं एमआईएम भी कोई पार्टी है, क्योंकि जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का 2020 में टिकट कटा, पूरी चर्चा थी मौलाना अब्दुल्ला सालिम को टिकट मिलने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पे शाहनवाज को टिकट दिया गया। उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखे। अब जो 2025 का इलेक्शन है, इसमें मौलाना का जिक्र ना होना, मौलाना अब्दुल्ला सालिम का जिक्र ना होना, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ पार्टी की इसमें नाकामी है। पार्टी के जो आला कमान है बिहार के, खासतौर में आला कमान से मुराद मेरा असदुद्दीन ओवैसी या सेंटर लेवल की बात नहीं, बिहार राज्य स्टेट लेवल की जो नेतागण है एमआईएम के, उनकी कहीं ना कहीं मुझे नाकामी दिख रही है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की बात करें अगर, तो इस वक्त दूर दूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मुर्शिद मुखिया पार्टी ज्वाइन करे उस वक्त भी अब्दुल्ला सालिम साहब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि उस वक्त भी बयान उनका आया था, लेकिन इस वक्त मौलाना को नज़रअंदाज करना, तो इसमें
बहुत बड़ी ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं इमाम को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ही वो ज़ात है जो कि इलाके के अंदर पूरे जोकीहाट के तकरीबन 27 पंचायत है, तमाम पंचायतों में जा जाकर जलसे से हो, मस्जिद से हो, चाहे पंचायती नुक्कड़ प्रोग्राम हो, चाहे वार्ड प्रोग्राम हो, तमाम प्रोग्राम में जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने इमाम के लिए चर्चा किया और इमाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाया है, लोगों को ये बतलाया है कि तुम्हारे लिए अगर कोई आवाज़ है तो वो इमाम है। तो इस अब्दुल्ला सालिम के अलावा मुझे कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आता है। अगर जोकीहाट में इसके अलावा मौलाना अब्दुल्ला सालिम के अलावा किसी और को टिकट मिलता है, जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि मुर्शिद आलम एक चर्चे में है, उनको आपने यही कहा था कि उनको टिकट मिल सकता है, ऐसा मतलब बिहार के अंदर चर्चा है। नहीं, अख्तरुल ईमान साहब कह रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब कह रहे हैं कि जो लायक होगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो लायक सही है, आप फैसला कीजिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि सर्वे करें आप। मैं अख्तरुल ईमान साहब को पर्सनली मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके चैनल के ज़रिए से, कि अख्तरुल ईमान साहब आप एक अच्छे काबिल लीडर हैं, एक अच्छे नेता हैं, दूरअंदेशी को आप समझते हैं, कहाँ क्या करने हमें, तो उस चीज़ को आप समझते हैं। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि पंचायती लेवल का आप एक ऐसे टीम तैयार करें, संगठन तैयार करें जो कि ये सर्वे करे कि इमाम के टिकट का हकदार कौन, क्योंकि जोकीहाट के अंदर तकरीबन जो है 70% मुसलमान हैं, वहाँ के मुसलमान फैसला करता है वोट किसके तरफ। तो ये अख्तरुल ईमान को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि आप पहले सर्वे करें, उसके बाद जो है किसी को टिकट देने का फैसला करें।